प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो देखिए, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। क्या आप लोग इस बात से तो तैयारी को नहीं छोड़ दिए हैं कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है, आपका एग्ज़ाम का कोई डेट वगैरह नहीं निकला है। तो देखिए, ऐसी स्थिति में आपको पैनिक नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है, आपको अपनी तैयारी को जारी रखना है, क्योंकि आपने इतने दिनों से जो मेहनत किया है उस मेहनत को आपको बरकरार रखना है। अगर आप छोड़ दीजिएगा, अपनी तैयारी को छोड़ दीजिएगा, तो आपका पढ़ा हुआ आप सारा कुछ भूल जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको कंपटीशन में बने रहना है तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें। तो चलिए, आज हम लोग इस वीडियो में 40 प्रश्न लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू करेंगे पहले सवाल से। तो देखिए, पहला सवाल क्या है कि निम्न में कौन सा गुप्त वंश का शासक कविराज के रूप में प्रसिद्ध था। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त। तो आप लोग बताएंगे कि कौन सा शासक जो है उन्हें कविराज कहा जाता था। तो देखिए, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, समुद्रगुप्त जो है इन्हें कविराज के नाम से जाना जाता था। तो चलिए साथियों, दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी। चलिए आप लोग बताएंगे कि इंडिका नामक जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी। क्या वो हेरोडोटस थे, टॉलमी, मेगास्थनीज या फाहियान। तो आपको बता दें, इंडिका नाम की जो पुस्तक है ये मेगास्थनीज ने लिखा था। किसने लिखा था। मेगास्थनीज ने लिखा था इंडिका पुस्तक। इसमें उन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में जिक्र किया था। हेरोडोटस को आप लोग तो जानते ही होंगे, इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। बताएंगे आप लोग प्यारे साथियों, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो आप लोगों को बखूबी पता होगा कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था और महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था। इसमें एक किसान थे, राजकुमार शुक्ल नामक किसान। उन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण की सारी समस्याओं को बताया था और गांधी जी इसके समाधान के लिए चंपारण गए थे और चंपारण आंदोलन किया था। आपको बता दें कि महात्मा गांधी का पहला जो सत्याग्रह था भारत में वो यही था, चंपारण सत्याग्रह। यहीं पे महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि। महात्मा की उपाधि दी गई थी। किसने दिया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ध्यान रखेंगे, इसी बिहार की धरती यानी चंपारण की धरती ने गांधी जी को महात्मा बनाया था। अपना बिहार किसी से कम है क्या, बहुत आगे है अपना बिहार। इसका अगर इतिहास आप पढ़ेंगे तो बिहार का इतिहास काफ़ी गौरवपूर्ण रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल है, बक्सर का युद्ध किन के बीच हुआ था। क्या अंग्रेज वर्सेस बंगाल का नवाब के बीच, या अंग्रेज मुगल, या अंग्रेज बंगाल अवध मुगल की सेना के बीच, या अंग्रेजों और मराठों के बीच। तो आप लोग बताएंगे। देखिए, बक्सर का युद्ध आपको बता दें तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था और ये युद्ध हुआ था अंग्रेज वर्सेस बंगाल, अवध और मुगल की संयुक्त सेना के बीच में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल है, किस अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। तो साथियों, आप लोग बताएंगे कि द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई थी। तो आप ध्यान रखेंगे, पीट्स इंडिया एक्ट 1784। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत भारत में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी। छठा सवाल है, महाजनपद काल में वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी। देखिए, प्राचीन जो बिहार था उसमें कई महाजनपद थे। प्राचीन भारत में भी कई महाजनपद थे। ठीक है, इन महाजनपद में वैशाली जो है, क्या बोला गया है कि वैशाली की किस जनपद की राजधानी थी। तो वैशाली जो है ये वज्जी की राजधानी थी। किसकी। वज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली। वहीं अगर बात कर लेते हैं मगध महाजनपद के बारे में, तो ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था। इसकी राजधानी थी राजगिरी। क्या थी। राजगिरी या गिरिव्रज भी इसे कहा जाता था। तो याद रखेंगे आप। वहीं जो है कौशल किसकी राजधानी है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी क्या है। श्रावस्ती है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए साथियों, अगला सवाल देख लेते हैं। सातवां सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक अधिकार कौन सा संशोधन है। संवैधानिक आधार कौन सा संशोधन है। यानी आपको यहाँ पूछा गया है कि पंचायती राज को संविधान में कब शामिल किया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में क्या हुआ था। तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। इसे स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है और अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का जिक्र है। आठवां सवाल है, परमानेंट सेटलमेंट किस गवर्नर जनरल के काल में शुरू हुआ। देखिए, परमानेंट सेटलमेंट से अगर आप देखिए तो इसे हिंदी में क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है अस्थाई बंदोबस्त। क्या कहा जाता है। अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता है। एक व्यवस्था थी जिसमें जमींदारों के पास ज़मीन हुआ करता था और ये ज़मीन जो है ये लोग क्या करते थे, कृषकों को देते थे लगाने के लिए और उनसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगान की वसूली की जाती थी। तो इस व्यवस्था को
अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता था और इसकी शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल देख लीजिए। किस मुस्लिम शासक ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी? तो साथियों आप लोग बताएंगे कि दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो आपको हूबहू आपको देखिए यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, अकबर। अकबर ने क्या किया था? मुगल बादशाह अकबर ने इन्होंने ही दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। 10वां सवाल है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1929, 1930, 1931 या 1932? तो आपको बता दें प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1931 ईस्वी में। कब हुआ था? बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1931 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11वां सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था? बख्तियार खिलजी, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी या तैमूर? तो आपको बता दें नालंदा विश्वविद्यालय जो है इनकी स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। किसने? तो राजा कुमार गुप्त ने। ठीक है, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित किया था। लेकिन बख्तियार खिलजी नाम के व्यक्ति ने क्या किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को विनाश कर दिया था, इसमें आग लगा दिया था। 12वां सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग को याद होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1850 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष के बारे में बात करें तो WC बनर्जी, रमेश चंद्र बनर्जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष माना जाता है। वहीं कांग्रेस के संस्थापक के बारे में बात करें तो A.O. ह्यूम जो हैं ये कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं। चलिए 13वां सवाल है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या शिशुनाग? तो देखिए हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप सब। 14 नंबर सवाल है, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, अन्ना हजारे? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, विनोबा भावे ने की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? क्या 1947 में, 1950, 1951 या 1956? तो देखिए इस यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। वहीं अगर बात कर लेते हैं कि पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा जारी की गई थी, तो योजना आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जा रही थी। और योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 ईस्वी में। कब किया गया था? 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन किया गया था। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल है, बिहार की कौन सी नदी सोरो ऑफ बिहार कहलाती है? देखिए अब सोरो ऑफ बिहार का मतलब आप यहाँ पे समझ लीजिए कि दुख की नदी, यानी सोरो का मतलब होता है दुख, तो सोरो ऑफ बिहार यानी बिहार का दुख किस नदी को कहा जाता है, यानी बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आप बखूबी जानते हैं कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि कोसी नदी के कारण बिहार में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आती है। 17 नंबर सवाल है, मानव विकास सूचकांक कौन प्रकाशित करता है? IMF, वर्ल्ड बैंक, UNDP, WTO? तो HDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव विकास सूचकांक, और ये जारी किया जाता है UNDP के द्वारा। ध्यान रखेंगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। C नंबर ऑप्शन हो जाएगा, UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 18वां सवाल है, प्रसिद्ध भील जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम या उड़ीसा? तो देखिए अगर भारत में सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो भील जनजाति ही जो है सबसे बड़ी जनजाति है, और इसका सबसे अधिक जो जनसंख्या है भील जनजाति की वो है मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन के हिसाब से भारत में किस राज्य में पाई जाती है? तो यह राजस्थान में पाई जाती है। बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 19वां सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1919, 1920, 1930 या 1935? तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1930 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखना है आपको, दांडी यात्रा से इसकी शुरुआत हुई थी। दांडी यात्रा से इसकी शुरुआत हुई थी। दांडी यात्रा में नमक कानून को तोड़ा गया था। वहीं अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन के समाप्ति की बात करें तो गांधी इरविन समझौता
के समय सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। 20 नंबर सवाल है, 1857 की क्रांति का प्रथम नेता कौन था? मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई या तात्या टोपे? तो देखिए 1857 की क्रांति में जो पहले बलिदान देने वाले व्यक्ति थे वो मंगल पांडे थे, यानी यही प्रथम नेता माने जाते हैं। वहीं बात कर लेते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। तो इन लोग जो है, इन लोगों का 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 21 नंबर सवाल है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, लोकतांत्रिक गणराज्य या उपरोक्त सभी? तो देखिए यहाँ पे उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी भारत को धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य ये सारा चीज़ कहा जाता है, समाजवादी भी कहा जाता है। तो बिल्कुल डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल है कि भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, अरुणा अशरफ अली? तो बात कर लेते हैं भारत में प्रथम महिला राज्यपाल की, तो कौन थी? वो सरोजिनी नायडू थी। बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल है, चंपारण आंदोलन किसने शुरू किया था? गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू? तो आप लोग बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए चंपारण आंदोलन किसने शुरू किया था और कब किया था, ठीक है। और ये भी बताएंगे ये किस प्रणाली के खिलाफ, यानी किसके खिलाफ में चंपारण आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो आपको बता दें, तीन कठिया प्रणाली के खिलाफ चंपारण आंदोलन किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला है 24 नंबर में, भारत में शिक्षा का विषय किस सूची में है? केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए भारत में जो शक्तियों का विभाजन किया गया वो 3 तरह की सूची में किया गया है। केंद्रीय सूची में ऐसी शक्तियाँ आती है जो केंद्र सरकार के पास होती है, और वहीं समवर्ती सूची में ऐसी शक्तियाँ हैं जो दोनों केंद्र और राज्य सूची दोनों में होता है, वह समवर्ती सूची कहलाता है। तो शिक्षा जो है बिल्कुल यहाँ पे समवर्ती सूची में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 25 नंबर में, किस गवर्नर जनरल ने डाक प्रणाली शुरू की? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड रिपन? तो डाक प्रणाली की शुरुआत करी थी लॉर्ड डलहौजी ने। बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ सही आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, सी.वी. रमन, पी.सी. महालनोबिस? तो देखिए हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन को। ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वहीं आप लोग बताएंगे कि हरित क्रांति किस चीज़ से संबंधित थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और ये भी बताएंगे किस दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। 27 नंबर सवाल है, पंचायती राज का पहला राज्य कौन था? यानी ऐसा कौन सा राज्य था जहां पंचायती राज को सबसे पहले गठित किया गया था? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। राजस्थान में मैंने आपको बताया कि 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, और ये संविधान के अनुच्छेद 40 में है। 28 नंबर सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक? तो देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। बिल्कुल ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। वहीं आप लोगों को पता ही होगा कि भगत सिंह को फांसी दी गई थी, और ये फांसी दी गई थी लाहौर षड्यंत्र में। किस षड्यंत्र में? लाहौर षड्यंत्र में। इसी कारण से, ठीक है, इसको भगत सिंह को फांसी दी गई थी, और इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी में। ये डेट आप याद रखेंगे, 23 मार्च 1931 ईस्वी में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। 29 नंबर सवाल है, कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल या पाटलिपुत्र? तो देखिए मोहनजोदड़ो की बात करें, बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। कालीबंगा भी है, लोथल भी है। वहीं जो आपका पाटलिपुत्र है, ये बिहार की राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। अगला है 30 नंबर में, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? क्या 5 है, 6 है, 7 है, 8 है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। वही बात करें कि पहले भारतीय संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, जिनमें एक संपत्ति का अधिकार भी था। कौन सा था? एक संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन इसे कब? तो 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान से हटा दिया गया था। वहीं अगर बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया है, तो आप लोग लिखेंगे अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? बिल्कुल अमेरिका से लिया गया। आप लोग इस बात को नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 या 15 अगस्त या 26 जनवरी 1950? तो आपको बता दें संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और पहली बैठक में एक अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया था,
जो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के, ठीक है, ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। 32 नंबर सवाल है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 1, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? तो नीति निर्देशक तत्व किस में है? बिल्कुल भाग 4 में है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भाग 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकार है। इस बात को भी आप दिमाग में भर लें कि मौलिक अधिकार जो है वो किस में है? तो भाग 3 में है। 33 नंबर सवाल है, गोलघर किस शहर में स्थित है? गया, दरभंगा, पटना या मुजफ्फरपुर? तो आप बखूबी जानते होंगे कि पटना में गोलघर स्थित है। बिल्कुल सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको सवाल पूछा जाता है कि गोलघर का निर्माण किस लिए कराया गया था? तो आप ध्यान रखेंगे अनाजों के भंडारण के लिए। किसके? अनाजों के भंडारण के लिए गोलघर का निर्माण कराया गया था और इसका निर्माण हुआ था 1786 ईस्वी में। 34 नंबर सवाल है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? गया, पटना, भागलपुर, मुंगेर? तो उच्च न्यायालय कहाँ है? बिल्कुल पटना में है। पटना इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 35 नंबर सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार है? 19, 21, 21A या 22? तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 21 का ए में शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वहीं संविधान का अनुच्छेद जो 21 है इसमें जीवन जीने से संबंधित अधिकार है। 36 नंबर सवाल है, निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? नालंदा एक शिक्षा केंद्र, तो बिल्कुल ये सही है। विक्रमशिला शेरशाह का जन्म स्थान, नहीं, गलत। वैशाली प्राचीन गणराज्य, बिल्कुल सही। पटना पाटलिपुत्र के नाम से, बिल्कुल ये भी सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे गलत है, जो कि इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगला है, 1919 का अधिनियम किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, साइमन कमीशन, गोलमेज सम्मेलन या अधिनियम 1858? तो 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वहीं पे साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 ईस्वी में आया था। इस बात को भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के समय डू और डाई का नारा दिया था? डू और डाई का मतलब क्या होता है? करो या मरो। तो करो या मरो का नारा कब दिया था महात्मा गांधी ने? बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल है, किस क्षेत्र को कोयले की खान कहा जाता है? रांची, बोकारो, झरिया या पटना? तो देखिए झारखंड का जो झरिया है, बिल्कुल ये जो है कोयले के खदान में के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए इसे कोयले की खान कहा जाता है। 40 नंबर सवाल है, जो हमारे सेशन का अंतिम सवाल भी है, कि बिहार का गठन कब हुआ था? 1911, 1936, 1912 या 1950? तो देखिए बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार राज्य का गठन हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं तो बिहार से 1936 ईस्वी में यानी 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में उड़ीसा अलग हुआ था और वहीं 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड भी बिहार से अलग हो गया था। ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोगों ने कुल 40 प्रश्नों को देखा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आप अपनी तैयारी को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। आप सारी वीडियोस को रेगुलर देखते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए, क्योंकि आप ये समझ लीजिए, आप एक अवसर के रूप में समझ लीजिए कि आपको जो समय मिला है वो आपकी तैयारी के लिए मिला है। तो बेहतर तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम का टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल आपका एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।